तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है रमेश कुमार। आप सभी का द्रोणा पीसीएस यूट्यूब हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिटिकल यानी राजनीति सब्जेक्ट, तो जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो राजनीति यानी पॉलिटिकल, तो देखो ये जो सब्जेक्ट है, आज मैं इसके बारे में आपको पूरा इसका इंट्रोडक्शन करवाऊंगा कि क्या कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जिस पॉलिटिकल सब्जेक्ट के अंदर आते हैं। हम राजस्थान का अगर कोई भी एग्जाम देते हैं तो उस एग्जाम के अंदर 5 से 6% के एग्जाम के अंदर या 10 से 15% जो वेटेज रहता है इस पॉलिटिकल सब्जेक्ट का रहता है। तो जैसे हम स्टार्ट करेंगे संविधान। दोस्तों ये जो संविधान शब्द है, प्रत्येक देश का एक संविधान होता है। जो पूरा देश है इसी संविधान पर चलेगा, ठीक है। तो पूरा देश इसी संविधान के ऊपर चलेगा। प्रत्येक देश का एक संविधान होगा जो लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है। हमारे भारत का संविधान है जो लिखित संविधान है, जिसके अंदर 395 अनुच्छेद है। 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है और 12 अनुसूचियां हैं। पहले हमारे पास 8 अनुसूचियां थी, अब वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सब्जेक्ट। मैं शब्द लिख रहा हूं संविधान। दोस्तों अगर हम संविधान शब्द की अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो मैं आपको करूंगा, देखो, सम प्लस विधान। सम का अर्थ क्या होता है? सम का अर्थ होता है समान यानी समूह है। और विधान का अर्थ क्या होता है? विधान का अर्थ होता है कानून। मतलब कानून का जो समूह है, एक ग्रंथ है संविधान हमारा, जो जिसमें कानूनों का क्या है? समूह है, जिसके अंदर कानून लिखित है, वो क्या है? एक संविधान है। अब ये जो हमारा संविधान है, संविधान की बात करूं तो किसी भी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, नियंत्रित और संगठित करने के लिए क्या होता है? संविधान जरूरी होता है। अब ये संविधान क्या हो सकता है? लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है। तो संविधान क्या है? एक भौतिक वस्तु है। संविधान क्या है? एक भौतिक वस्तु है। तो इसका संविधान एक भौतिक वस्तु है, तो ये खुद तो काम करेगा नहीं। तो इसके लिए क्या होता है? एक राष्ट्र अध्यक्ष होता है। क्या होता है दोस्तों? राष्ट्र अध्यक्ष होता है। राष्ट्र अध्यक्ष होता है वो क्या होता है? वंशानुगत भी हो सकता है और क्या हो सकता है? निर्वाचित भी हो सकता है। संविधान को चलाने के लिए एक हमारे पास राष्ट्र अध्यक्ष होना जरूरी है, जो क्या हो सकता है? वंशानुगत भी हो सकता है और निर्वाचित भी हो सकता है। हमारा जो भारत का जो संविधान है उसको क्या है? निर्वाचित पर आधारित है। तो हमारे क्या है? निर्वाचित है। जैसे ब्रिटेन का संविधान ले लो आप। ब्रिटेन का कैसा है? राजतंत्र है। राजतंत्र प्लस क्या है? लोकतंत्र है। और हमारे भारत का क्या है? गणतंत्र। हमारा भारत देश क्या है? गणतंत्र देश है। गणतंत्र और प्लस में क्या है? लोकतंत्र। अब आप सोच रहे होंगे कि लोकतंत्र और गणतंत्र क्या होता है, तो हम इसकी परिभाषा जानेंगे। लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता की भागीदारी सुनिश्चित हो। अब ये लोकतंत्र क्या है? ये भी दो प्रकार का होता है। प्रत्यक्ष भी हो सकता है और अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र
और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या है? प्रत्यक्ष भी हो सकता है। लोकतंत्र मतलब ऐसी व्यवस्था जिसमें जनता की भागीदारी सुनिश्चित हो। और ये क्या हो सकता है? प्रत्यक्ष भी हो सकता है और अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है? जिसमें जनता सीधा भाग लेती है। क्या लेती है? जनता की भागीदारी। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंदर क्या होता है? जनता स्वयं भाग ना लेकर अपने एक जनप्रतिनिधि को चुनती है और वो सारा क्या करता है? व्यवस्था करता है। तो जैसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जनता स्वयं भाग लेती है। तो जैसे इसका एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको, ग्राम सभा। तो ग्राम सभा मतलब सभी लोग गांव के हैं और गांव के अंदर एक ग्राम सभा होती है, जिसके अंदर क्या होती है? जो गांव के वयस्क जो मतदाता है, जिनकी उम्र 18 वर्ष से ज्यादा होती है और जिसकी वोटर आईडी बनी होती है, वो क्या होते हैं? वयस्क मतदाता होते हैं। वो सभी इसमें क्या है? भाग लेते हैं। तो ग्राम सभा क्या है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। और अप्रत्यक्ष क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया था कि जनता स्वयं भाग नहीं लेती, बल्कि जनता एक ऐसा प्रतिनिधि चुनती है जो क्या करता है? पूरी व्यवस्था करता है, देख रेख करता है, जिसकी है पंचायत समिति। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण कौन सा है? पंचायत समिति। जिसमें व्यस्त मतदाता स्वयं भाग लेता है। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है ग्राम पंचायत। क्या है? ग्राम पंचायत। तो लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता की भागीदारी हो। और ये कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र जिसमें जनता की सीधी भागीदारी हो, जिसमें जनता स्वयं क्या लेती है? भाग लेती है। इसका उदाहरण क्या है? ग्राम सभा। जो हमारे गांव में जो ग्राम सभा होती है ना, वो किसका उदाहरण है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। और जो ग्राम पंचायत है वो किसका है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है, जिसमें जनता क्या करती है? सिर्फ भाग नहीं लेती, बल्कि अपना एक जनप्रतिनिधि सुनिश्चित करती है। अब दोस्तों प्रश्न आता है, एक मैं आपको अभी बता रहा हूं। शब्द एक गणतंत्र। ये जो गणतंत्र शब्द है, ये जो गणतंत्र शब्द है, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत के अंदर जो 26 जनवरी है, क्यों बनाई जाती है? भारत में 26 जनवरी जो बनती है वो क्यों बनाई जाती है? हम आपको ऑप्शन दे रहा हूं चार। देखो ऐसे क्वेश्चन बनता है। क्या इस दिन हमारा लागू हुआ था संविधान? क्या इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था तब ये 26 जनवरी बनाई जाती है? या फिर इस दिन जब राष्ट्रपति शपथ ली थी, राष्ट्रपति की शपथ 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जब शपथ दिलाई गई, या फिर तब बनाई जाती है, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों ज्यादातर बच्चों का आंसर क्या होगा? लोग सोच रहे होंगे कि बच्चे सोच रहे हैं कि ये आंसर हो सकता है, बल्कि ये क्या है? गलत है। और ये क्या है? सही है। क्योंकि भारत में 26 जनवरी भारत आजाद हुआ या हमारा संविधान लागू हुआ तब नहीं बनाई जाती। क्योंकि 26 जनवरी, इस दिन क्या है? 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? हमारा जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या है? शपथ दिलाई गई थी। तो हमारा क्या है? राष्ट्रपति क्या होता है? हमारा निर्वाचित होता है। तो भारत का राष्ट्रपति क्या होता है? निर्वाचित है। इसी कारण क्या है? हमारा भारत क्या है? गणतंत्र है। और इसी कारण क्या बनाई जाती है? इसी दिन 26 जनवरी बनाई जाती है। एक मैं आपको क्वेश्चन और दे रहा हूं।
मैं लिख रहा हूं भारत में सर्वोच्च कौन है। ऑप्शन देखो आप, जनता, संविधान, सी नंबर ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको राष्ट्रपति, और डी नंबर आपके पास ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो भारत में आप बताओ सर्वोच्च कौन है। क्या भारत में जनता सर्वोच्च है? हम भारत के लोग, आपने सुना होगा। क्या भारत में संविधान सर्वोच्च है या फिर हमारा राष्ट्रपति सर्वोच्च है? तो इसमें हमारा आंसर होगा वो क्या है, संविधान है। भारत में क्या सर्वोच्च है? भारत में सर्वोच्च है संविधान, क्योंकि हमारी जो सभी कानूनी व्यवस्था है वो किस पर टिकी हुई है, संविधान पर टिकी हुई है। अगर इसी क्वेश्चन की मैं लैंग्वेज बदल दूं कि संविधान संविधान के अंदर संविधान के अंदर भारत में सर्वोच्च कौन है, मतलब संविधान की दृष्टि से अगर पूछे कि भारत में सर्वोच्च कौन है तो कौन होगा, फिर इसका दोस्तों आंसर है वो उसका जनता हो जाएगा, फिर संविधान नहीं होगा। तो ध्यान रखना, छोटी छोटी जो बातें हैं, एक शब्द से हमारा क्वेश्चन है, लैंग्वेज बदली तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर ही बदल जाएगा। तो देखो संविधान के अंदर भारत में सर्वोच्च कौन है, संविधान की दृष्टि से तो कौन होगा, जनता। और अगर पूछे भारत में सर्वोच्च कौन है तो क्या है, सीधा अगर पूछ ले कि भारत में सर्वोच्च कौन है तो क्या हो जाएगा, संविधान हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम ऐसे शब्द ऐसे ही शब्द देखेंगे जो क्या है, टफ है, जो बार बार इस पॉलिटिकल के अंदर आएंगे, जो आपको याद होना जरूरी है। अब जो क्या है कि अब दोस्तों एक शब्द आता है एकात्मक और संघात्मक। एकात्मक शब्द और संघात्मक शब्द। दोस्तों एकात्मक शब्द वो होता है, उस देश की शासन व्यवस्था होती है जिसमें शासन की बागडोर होती है वो सिर्फ एक ही बंदे के हाथ में होती है। और संघात्मक व्यवस्था ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें क्या है, जो कानून की व्यवस्था विषय है उनका क्या कर दिया गया, बंटवारा कर दिया गया है। एकात्मक जो शासन व्यवस्था है वो किसकी है, ब्रिटेन की है, क्योंकि ब्रिटेन में क्या है, राजतंत्र है, वहां पर अभी भी राजा बनता है। और संघात्मक हमारा भारत क्या है, एक संघात्मक देश है। संघात्मक देश क्यों है, क्योंकि भारत के अंदर क्या है, कानूनी जो व्यवस्था है, जो विषयों का बंटवारा है, राज्यों और केंद्र सरकार के अंदर जो अलग अलग बांटा गया है, उनकी कानून अलग है और संघ सरकार के क्या है, कानून अलग है। इसीलिए क्या एकात्मक और संघात्मक है। एकात्मक मतलब ऐसी इस जिस देश की ऐसी शासन व्यवस्था जो एक ही के हाथ में बागडोर हो, और संघात्मक व्यवस्था ऐसी व्यवस्था जिसमें शासन की जो व्यवस्था है, विषयों का बंटवारा है, वो बांट दिया गया हो। अब एक शब्द आता है, कौन सा, विधेयक। बार बार आपके शब्द आएगा कौन सा, विधेयक शब्द। तो आप सोच रहे होंगे कि विधेयक जो शब्द है वो क्या है। तो विधेयक शब्द वो होता है जब हम कोई प्रस्ताव लेकर जाते हैं, मतलब कानून का कच्चा प्रारूप, जब तक कोई भी पूरा पक्का कानून नहीं बनता, मतलब जब तक कोई भी कानून नहीं बनता, उस कानून को बनाने के लिए क्या किया जाता है, प्रस्ताव लेकर आया जाता है। तो सबसे पहले वो प्रस्ताव हम लोकसभा में भी रख सकते हैं या फिर राज्यसभा में। हम चाहें या तो राज्यसभा में रखो या फिर लोकसभा के अंदर रखो, इन दोनों में से किसी एक के अंदर रख सकते हैं। और कुछ ऐसे प्रस्ताव होते हैं जो पहले लोकसभा में रखे जाते हैं, और कोई प्रस्ताव ऐसा भी होता है जो पहले किस में रखा जाता है, राज्यसभा में रखा जाता है। अगर अगर हमने कोई प्रस्ताव है लोकसभा के अंदर रखा, तो यहाँ से पारित होने के बाद वो सीधा जाएगा किसके पास, राज्यसभा के पास। राज्यसभा
में जाने के बाद यहाँ से अगर वो पास होता है, बढ़िया बहुमत से पास हुआ, तो वो किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास जाने के बाद अगर राष्ट्रपति उस पर मोहर यानी साइन मार देता है, मोहर कर देता है, उस प्रस्ताव को क्या कर देता है? तो जब राष्ट्रपति के प्रस्ताव, राष्ट्रपति के जो पास है वो जो प्रस्ताव आता है, उस पर क्या कर देता है? राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। तो सहमति देने से पहले तो क्या था? ये विधेयक था, जो प्रस्ताव था, जो कच्चा चिट्ठा था, प्रारूप था कानून का, जो अभी तक कानून बना नहीं था, वो लोकसभा में गया, फिर राज्यसभा में आया, और राज्यसभा में अनुमति मिलने के बाद में राष्ट्रपति के पास आया, और राष्ट्रपति ने क्या दे दी? इस पर अनुमति दे दी। तो वो क्या है? विधेयक फिर क्या बन जाएगा? अधिनियम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अधिनियम। मतलब पहले वो विधेयक था, और लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ने पारित, राष्ट्रपति से सहमति मिलने के बाद वो क्या बन जाएगा? अधिनियम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा। तो संविधान क्या है? कानूनों का एक समूह ही तो है। अब दोस्तों एक शब्द आता है अध्यादेश। अध्यादेश, आपने सुना होगा अध्यादेश के बारे में शब्द कि 123 के अंदर अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति, और 213 के तहत अध्यादेश जारी किया जाता है राज्यपाल। केंद्र सरकार में 123 के अंदर अध्यादेश जारी होता है, और 213 में राज्य के अंदर क्या होता है? अध्यादेश जारी होता है। ये अध्यादेश शब्द क्यों आया? तो दोस्तों कई बार क्या है, हमारी जो संसद है, केंद्र सरकार के अंदर हम संसद की बात करें, या फिर राज्य सरकार के अंदर हम विधानमंडल की बात करें, विधानमंडल और संसद है, जो क्या है? लोकसभा, विधानमंडल है, ठीक है। इसमें जो लोकसभा है वो विश्रांति काल, विश्रांति काल के अंदर है, और ये विधानमंडल भी क्या है? विश्रांति काल के अंदर है। लेकिन जब कोई ऐसी व्यवस्था हो जाए, हमें जरूरत पड़ जाए या इमरजेंसी हो जाए कि हमें क्या क्या है कि कानून बनाना जरूरी है, अगर हमने कानून नहीं बनाया तो उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। कानून बनाना जरूरी है तो क्या करता है? 123 के तहत तो क्या करता है? राष्ट्रपति क्या है? कानून बना देगा, और 213 के तहत अंदर क्या है? राज्य के अंदर अध्यादेश के तहत कानून बना दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों ये जो कानून बनता है, अध्यादेश के तहत जो कानून बनता है, वो जो विश्रांति काल जैसे इसका खत्म होता है, तो कानून रखना है या नहीं रखना, वो राष्ट्रपति और राज्यपाल पर निर्भर करता है। उसके बाद एक शब्द आता है, उसके बाद गणपूर्ति। गणपूर्ति शब्द, गणपूर्ति को क्या कहते हैं? कोरम। गणपूर्ति यानी कोरम। तो गणपूर्ति और कोरम क्या है? वह न्यूनतम सदस्य संख्या जो बैठक के लिए जरूरी होती है। मतलब हमें कोई बैठक करनी है, संसद के अंदर करनी है, या विधानमंडल के अंदर करनी है, या हमारी जो गांव के अंदर पंचायत समिति होती है, ग्राम पंचायत होती है, उसके अंदर क्या हमें बैठक बिठानी है, तो उसका तो निश्चित होगा ना कि 10 बंदों में से कितने बंदे आने जरूरी है, या 10 में से 5 आएंगे तभी क्या होगी? बैठक फिक्स होगी, नहीं तो 2 होगी या तब बैठक फिक्स होगी। तो इसके अंदर क्या है? जो न्यूनतम सदस्य संख्या है वो क्या है? फिक्स है। अगर इनसे कम सदस्य होते हैं तो बैठक क्या नहीं हो सकती। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ग्राम सभा, गांव के अंदर क्या होती है? ग्राम सभा, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, और क्या है? विधान परिषद। अगर हमें ग्राम सभा के अंदर बैठक बैठानी जरूरी है, या फिर लोकसभा के अंदर कोई बैठक होगी, या फिर राज्यसभा के अंदर कोई बैठक होगी, या विधानसभा के अंदर या विधान परिषद के अंदर बैठक होगी,
तो उसके लिए जो न्यूनतम सदस्य संख्या है ना दोस्तों, वो कितनी है? 1/10 है। मतलब अगर टोटल कितने हैं ग्राम सभा में, मान लो टोटल कितने आदमी हैं? 10 आदमी हैं। तो उसमें से कितना होगा? एक आना जरूरी है, तभी क्या होगी? बैठक होगी। मान लो कि अगर 100 आदमी हैं, 100 आदमी का 1/10 कितना होता है? कितना होगा? 10 ही होगा। इसे 1/10 हम निकालेंगे तो 1/10 हम निकालेंगे, जीरो से जीरो गया, 10 बचता है। जब गांव के अंदर ग्राम सभा की बैठक तभी होगी जब कम से कम क्या आएंगे? 10 व्यक्ति आएंगे, तभी बैठक इसकी स्टार्ट होगी। वैसा ही रूल इसमें है लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में और विधान परिषद के अंदर जितने सदस्य संख्या है उसका 1/10, उसका 1/10 भाग आएगा, तभी क्या होगी? वो बैठक स्टार्ट होगी। इसी के अंदर मैं आपको बात कर रहा हूँ ग्राम पंचायत, इनकी अलग अलग है दोस्तों। ग्राम ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका। इनके अंदर जो बैठक होती है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद और नगर निगम और नगर परिषद और नगर पालिका, इसके अंदर जो बैठक फिक्स होती है वो कितना? 1/3। मतलब इसके अंदर अगर 3 सदस्य हैं तो उसमें एक आना जरूरी है। जैसे 30 का कितना आएगा? 30 अगर सदस्य हैं तो उसका 1/3 हम ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर निगम और नगर परिषद और नगर पालिका, इसमें कितनी होनी जरूरी है? 1/3। मतलब जो 3 में से सदस्य, एक सदस्य आना क्या है? जरूरी है। टोटल अगर 30, मान लो 30 सदस्य है तो उसमें से जब तक बैठक नहीं होगी, जब तक क्या है उसमें 10 सदस्य क्या है? हाजिर नहीं होंगे, आने जरूरी है, तभी क्या होगी? ये बैठक स्टार्ट होगी। तो इसी पर दोस्तों हम जो कल पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? जो हमारा संविधान है, संविधान को बनाने के लिए जो हमारे भारतीयों ने जो प्रयास किए थे, कौन कौन सा एक्ट आया था, किसके तहत हमने कौन सी चीज ली। ध्यान रखना, अध्यादेश है या फिर एकात्मक है या संघात्मक है, राष्ट्रपति का पद है, प्रधानमंत्री का पद है, ये क्या है? प्रत्येक देश से हमारी ली हुई है। तो कौन कौन से एक्ट आएंगे, हमारे भारतीयों ने क्या संविधान को बनाने के लिए कौन कौन से प्रयास करेंगे, तो अगला एपिसोड हम क्या करेंगे? कल करेंगे। तो क्लास को पूरा देखना, अगर बढ़िया समझ आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना। तो कल की क्लास को देखना ना भूलें। अगर कल की क्लास मिस नहीं करना चाहते हो तो आप क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक भी करना जरूरी है। धन्यवाद।